जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आजीविका के एक प्रमुख टॉपिक पशुधन उत्पाद तथा प्रबंध के एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक गाय के दुग्ध में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो ध्यान से देखिए और इसका सही आंसर क्या होगा। जैसे हम देखते हैं कि दूध और पानी को अलग किया जाता है दूध में से, दैट मीन्स पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा सर्वाधिक होती है, सबसे बड़ा घटक है ये गाय के दुग्ध में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस पशु के दुग्ध में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है? लगभग ये चारों में ही कंपैरिजन किए जाते हैं और हमने क्लास में चारों को कंपैरिजन करके अच्छे से पढ़ा था। तो प्रोटीन की मात्रा किस में होती है सबसे ज़्यादा? भेड़ में होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के दूध के घी में सर्वाधिक प्रतिशत वाला घटक है। जब घी बनाते हैं तो कौन सा घटक सर्वाधिक मात्रा में होता है? लोहा, नमी, वसा या प्रोटीन? तो वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है गाय के घी में। सबसे ज़्यादा लगभग 99% क्या होता है? घी में वसा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध हल्का पीला रंग का होता है? कैरोटीन, कैसीइन, लैक्टोज या केराटिन? तो इसका सही आंसर क्या है? कैरोटीन। कैरोटीन के कारण इसका रंग क्या होता है? हल्का पीला रंग का होता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण भैंस का दूध सफेद होता है? कैरोटीन, कैसीइन, केराटिन या फिर खनिज? तो इन दोनों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि गाय के लिए क्या था? कैरोटीन के कारण पीला होता है और भैंस का दूध जो सफ़ेद होता है वो कैसीइन के कारण सफ़ेद होता है। ये दोनों को आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गाय के दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? पहला है कैसीन, दूसरा है हीमोग्लोबिन, तीसरा है कायासिन या डी टायोसिन? तो इसका सही आंसर क्या है? ए कैसीन ये प्रोटीन पाया जाता है और एक आपने नाम सुना होगा वे प्रोटीन, है ना। ये दोनों टाइप के प्रोटीन किस में पाए जाते हैं? दूध में पाए जाते हैं, गाय के दूध में। निम्नलिखित में से किस तत्व की दूध में कमी होती है? अब देखिए, अब ये तत्व की बात कर रहा है, तो कैल्शियम, सोडियम, जिंक या फिर लौह? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि दूध में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? कैल्शियम होता है ना। लेकिन सबसे कम होता है वो है लौह। आयरन की सबसे ज़्यादा इसमें कमी होती है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व गाय के दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो अभी हमने देखा सेलेनियम, फास्फोरस, कैल्शियम, कॉपर। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा होगा? कैल्शियम ही होगा, है ना। और सबसे कम मात्रा में क्या हो जाएगा? आयरन होगा। ये दो चीज़ को आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस मवेशी के दूध से बेहतर गुणवत्ता वाला खोआ तैयार किया जाता है? भैंस का दूध, ऊँटनी का दूध, गाय का दूध या फिर भेड़ का दूध? तो जब भी खोआ तैयार किया जाएगा तो वह किससे तैयार किया जाएगा? भैंस के दूध से तैयार किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब कुछ दूध के प्रकारों के बारे में भी हम कवर कर लेते हैं, ताकि हमारे नॉर्मल कॉमन सेंस के लिए भी हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सा दूध होता है, और आपके एग्जाम के लिए तो ज़रूरी है। निम्नलिखित में से किस दूध में वसा की मात्रा न्यूनतम होती है, सबसे कम होती है? कच्चा दूध, होमोजिनाइज्ड दूध, पॉस्चुरीकृत दूध या स्किम्ड दूध? तो इसमें पूछ रहा है वसा की मात्रा न्यूनतम होती है। तो देखिए, स्किम्ड दूध होता है, उसमें क्या करते हैं? वसा की मात्रा को कम किया जाता है, वो होता है स्किम्ड दूध, है ना।
वो प्रोसेस ही है स्किम्ड दूध में कि हमें क्या करना है, वसा की मात्रा को उसमें से घटाना है, फैट को घटाना है, तो वो कहलाता है स्किम्ड दूध। जैसे आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा मार्केट में कई प्रकार के जो पॉस्चराइज्ड मिल्क मिलते हैं, होमोजेनाइज्ड मिल्क मिलते हैं, ये सब अलग अलग टाइप है ना। तो उसमें से स्किम्ड दूध का मतलब होगा जिसमें से हम फैट को कम करते हैं, दैट मीन्स उसमें वसा की मात्रा न्यूनतम होती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस दूध में हानिकारक बैक्टीरिया हटाने की प्रक्रिया की जाती है? वाष्पित दूध, स्किम्ड दूध, पॉस्चुरीकृत दूध या होमोजिनाइज्ड दूध? तो अभी हमने देखा स्किम्ड दूध में तो वसा को कम करने की प्रोसेस की जाती है, हानिकारक बैक्टीरिया को हटाने की प्रोसेस की जाती है पॉस्चुरीकृत दूध में, जिसको हम पॉस्चराइज्ड मिल्क कहते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब उत्पादों के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस उत्पाद के निर्माण में मथना, छानना और वाष्पन की प्रक्रिया शामिल होती है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अपने कॉन्सेप्ट से आप देखिए तो ये इजीली बन जाएगा, कुछ भी नहीं रखा है इसमें भाई। जिसमें हम दूध को मथते हैं, फिर छानते हैं, फिर वाष्पन की प्रक्रिया करते हैं। तो किस में होता है? पनीर में होता है क्या वाष्पन की प्रक्रिया? बिल्कुल नहीं होती। दही में होता है क्या? बिल्कुल नहीं। लस्सी में भी बिल्कुल नहीं। घी बनाने में ही ये तीनों प्रकार के प्रोसेस किए जाते हैं। मथते हैं, फिर छानते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, वाष्पीकृत करते हैं, दैट मीन्स उससे नमी को हटाते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, हमें घी की प्राप्ति होती है। तो ये प्रोसेस को आपको याद रखना है, जो आपको बिल्कुल कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस उत्पाद में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? दही, मक्खन, घी या फिर मट्ठा? तो देखिए, दही, मक्खन, घी, मट्ठे में नमी की मात्रा कुछ ना कुछ तो होती है। मट्ठा में तो कम्प्लीटली पानी ही होता है, दही में भी वही स्थिति होती है, लेकिन घी क्या होता है, घी को हम एक प्रोसेस के द्वारा प्राप्त करते हैं, तो इसमें क्या होता है, नमी की मात्रा तो बहुत कम होती है। तो इसमें 99% क्या होता है, वसा होता है, फैट होता है। तो ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जमा हुआ दूध उत्पाद है? यहाँ पे पूछ रहा है एंजाइम जमा हुआ दूध उत्पाद। दूध पाउडर, रबड़ी, मावा या फिर पनीर? तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो एंजाइम के माध्यम से जो हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं वो क्या है, पनीर। भाई दूध पाउडर, रबड़ी, मावा तो एक अलग प्रोसेस के माध्यम से हम उनको बनाते हैं ना, फाइनल प्रोडक्ट बनता है। लेकिन पनीर क्या है, पनीर जल्दी बन जाता है एज़ कम्पेयर टू इससे, लेकिन इसमें एंजाइम का बहुत बड़ा रोल होता है ना। एंजाइम के माध्यम से यह क्या होता है, पनीर बनता है। बाकी के लिए अलग अलग प्रोसेस किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से खनिज की अधिकता भैंस के दूध में होती है? अब दूध में आगे चाहे गाय का दूध हो या भैंस का दूध हो, भाई सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, कैल्शियम ही होता है। तो डायरेक्ट आप ऑप्शन में पहुंच जाएंगे डी में, कैल्शियम, और उसके साथ जो भी आएगा वो हो जाएगा। तो कैल्शियम और फास्फोरस, ये दोनों को आपको याद रखना है। कॉमन सेंस के हिसाब से हम देखें तो इस ऑप्शन में सीधे सीधे कैल्शियम ऑप्शन डी में ही मिल रहा है, यहाँ पे है ना। तो इस हिसाब से इसका आंसर हुआ ऑप्शन डी। लोहा तो कम होता ही है, गाय में रहे चाहे फिर उसमें रहे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पोल्ट्री मांस में अधिक मात्रा में पाया जाता है? इन चारों में से देखिए किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, राख, वसा, कैल्शियम या फिर प्रोटीन? तो हम जानते हैं मांस क्या है, प्रोटीन के सस्ते स्रोत होते हैं। तो सबसे ज़्यादा में क्या होंगे, कैल्शियम तो दूध में मिलता है ना। राख और वसा की मात्रा तो इसमें ज़्यादा होती नहीं, तो क्या होगा इसका आंसर, प्रोटीन। मांस में क्या मिलता है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। चलिए, ये कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अंडे का वजन की दृष्टि से सर्वाधिक प्रतिशत वाला भाग है? अब अंडे की कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए, कवच, सेल मेम्ब्रेन, योक और वाइट एल्ब्यूमिन। तो सबसे ज़्यादा कौन सा भाग होता है, वाइट एल्ब्यूमिन का भाग होता है ना। ये तो बिल्कुल एक छोटा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक
अंडे के वाइट एल्ब्यूमिन में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? प्रोटीन, जल, वसा या फिर राख? तो भाई वो कंप्लीट लिक्विड फॉर्म में होता है वाइट एल्ब्यूमिन, तो इसमें किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होगी? तो जाहिर सी बात है जल की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये निम्नलिखित में से किससे अंडे का कवच बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम? तो इसका आंसर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, दैट मीन्स ऑप्शन ए। अंडे का कवच कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। चलिए, अब एक चौथा जो उत्पाद है, प्रमुख पशुधन उत्पाद, वो क्या है? ऊन। ऊन क्या है? ऊन एक्चुअल में है क्या? विटामिन फाइबर है, प्रोटीन फाइबर है, वसा फाइबर है, या इनमें से कोई नहीं? तो हमने क्लास में पढ़ा हुआ था ऊन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन फाइबर है ना? तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रोटीन फाइबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन ऊन में पाया जाता है? केराटिन, सेरिन, प्रोलीन या वेलिन? तो क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन ए, केराटिन। जो प्रोटीन जो उपस्थित रहता है ऊन में, वह केराटिन नाम का प्रोटीन होता है ना? तो ये आपको याद रखना है, केराटिन नाम का प्रोटीन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक ऊन में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है? अभी तक हमने प्रोटीन देखा था, अब इसमें सर्वाधिक मात्रा में केमिकल कंपोजिशन में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो वसा, खनिज, सुइंट या केराटिन? तो केराटिन क्या है? प्रोटीन। तो केराटिन की मात्रा क्या होती है? सर्वाधिक होती है एज कंपेयर टू जो अदर ऑप्शंस दिए गए हैं, उसकी तुलना में केराटिन की मात्रा सर्वाधिक होती है। चलिए, अब जो भी बात करें तो गाय के गोबर की भी बात कर लेते हैं। गाय के गोबर में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन, पोटास, पानी या फिर कैल्शियम? तो वह क्या होता है? जो सब्सटेंस होता है उसमें सॉलिड और लिक्विड, मतलब नमी के फॉर्म में होता है गोबर, तो उसमें क्या होगा? किसकी मात्रा ज़्यादा होगी? कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, पानी की मात्रा सर्वाधिक होगी। ये अच्छा क्वेश्चन। अब चारे में आ जाते हैं, चारे के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हरा चारा में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के? ये सभी चीज़ों को हमने क्लास में पढ़ा हुआ है जब हम पशुधन के उत्पाद के बारे में पढ़े थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमने पढ़ा था हरा चारा में क्या होता है? खनिज और विटामिन ए अधिकता में होती है ना? बाकी तो विटामिन बी तो रेयरली बनते हैं इसमें, विटामिन डी भी, विटामिन के, लेकिन विटामिन ए क्या होता है? हरा चारा में सर्वाधिक मात्रा में होता है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये सब हम पढ़ते नहीं है ना, बहुत सारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, इसलिए थोड़ा सा हमें नया भी लग रहा होगा, लेकिन हमें तो पढ़ना होगा दोस्तों एग्ज़ाम के लिए, और इससे ही क्वेश्चन आए हुए हैं जैसा आपने देखा होगा PYQ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपियर, संकर नेपियर और कॉन्गो सिग्नल क्या है? चारा फसल है, घास है, चारा वृक्ष है, या इनमें से कोई नहीं है? तो देखिए, नेपियर, संकर नेपियर क्या है? ये सब घास है, और ये सब क्या है? चारे के लिए उपयोग में आते हैं, है ना? तो यह क्या है? एक्चुअल में घास है जो पशु आहार के रूप में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या से पशु आहार हैं? कौन कौन से पशु आहार के रूप में शामिल किए जाते हैं? तो बरसीम, सेवान, गेहूं का भूसा, मूंग का भूसा और रातिब मिश्रण। तो आप नाम को आपको नहीं पता होगा तो थोड़ा सा क्या होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बरसीम एक प्रकार का पशु फसल है, चारा फसल है। सेवान क्या है? हमने पढ़ा था, एक प्रकार का घास है। गेहूं का भूसा को तो यूज़ करते ही हैं, मूंग के भूसा को भी। और रातिब मिश्रण एक प्रकार का स्पेसिफिक आहार है जो मिक्स करके बनाया जाता है। तो ये सभी के सभी क्या हैं? पशु आहार की श्रेणी में आते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से
कौन सा या से रातिब मिश्रण में मिलाए जाते हैं? जब हम मिक्स करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें इसमें मिलाई जाती है? गेहूं का चोकर, खल्ली, सरसों का खली, नमक, खनिज मिश्रण। तो रातिब मिश्रण में कौन कौन सी चीज़ें मिलाई जाती हैं? तो देखते हैं, ऑप्शन से थोड़ा कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर है दोस्तों, चारों की चारों चीज़ें ही रातिब मिश्रण में मिलाते हैं, है ना। नमक भी मिलाते हैं ताकि थोड़ा सा वो टेस्टी बने, खनिज मिश्रण मिलाते हैं ताकि उसमें मिनरल, पशु में मिनरल की कमी ना हो, बाकी गेहूं का चोकर और खली को तो मिलाते ही हैं। तो चारों के चारों चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरा का यूरिया उपचार के बारे में क्या सही नहीं है? ध्यान से पढ़िए। इसमें पैरा नरम हो जाता है, पैरा की पौष्टिकता बढ़ती है, पैरा स्वादिष्ट हो जाता है और ऑक्जेलेट की मात्रा अधिक हो जाती है। तो इसमें हमें क्या बताना है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो ध्यान दीजिए, जब मैंने आपको पैरा का यूरिया उपचार पढ़ाया था तो एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब पशु पैरा को खाता है तो क्या करते हैं, पैरा जो पशु के शरीर में कैल्शियम होता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के माध्यम से उससे बाहर निकल जाता है। मतलब कैल्शियम ऑक्जेलेट अधिक बनता है नॉर्मल पैरा में। जैसे ही हम पैरा का यूरिया उपचार करते हैं तो कैल्शियम ऑक्जेलेट कम बनता है, जिससे उनके शरीर से कैल्शियम की मात्रा बहुत कम बाहर निकलती है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा तो आपको आंसर मिलेगा ऑक्जेलेट की मात्रा अधिक हो जाती है। ये स्टेटमेंट गलत है। पैरा का यूरिया उपचार में ऑक्जेलेट की मात्रा कम बनती है ना। इसीलिए हम पैरा का यूरिया उपचार करते हैं ताकि पशुओं के शरीर में कैल्शियम की मात्रा बनी रहे, कम ना हो। ठीक है, बाकी चीज़ें तो है ही। नॉर्मल पैरा हार्ड होता है तो इससे सॉफ्ट हो जाता है, नॉर्मल पैरे की पौष्टिकता कम होती है, इससे बढ़ जाती है। और जब हार्ड रहेगा तो वो स्वादिष्ट होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। इससे क्या हो जाता है, पैरा थोड़ा सा स्वादिष्ट भी हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें पैरा का यूरिया उपचार के अंतर्गत शामिल हैं। अजोला के बारे में क्या सही है? यह पानी में पाए जाने वाला फर्न है, यह एक पौष्टिक आहार है, इसमें लोहा एवं खनिज नहीं पाया जाता है ना। तो देखिए, अजोला क्या है, एक प्रकार का अपुष्पक पौधा है ना। तो यह पानी में पाया जाता है, तो बिल्कुल सही है। फर्न अपुष्पक पौधा हो गया और यह पानी में पाया जाता है, इसलिए स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। यह एक पौष्टिक पशु आहार है, बिल्कुल सही है। अजोला क्या है, मुख्य रूप से पशुओं का आहार है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। इसमें लोहा एवं खनिज नहीं पाया जाता। दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है कि पौधे क्या है, जमीन से अपने पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मिट्टी से, तो इसमें लोहा एवं खनिज की मात्रा तो होगी ही होगी, है ना। तो इसीलिए स्टेटमेंट 3 जो है वो गलत हो जाता है। तो आपका सही आंसर होता है ऑप्शन ए, 1 और 2 इज करेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पशुओं के आहार के बारे में। कल कुछ अब पशुओं के संगणना के बारे में देख लेते हैं। पशु संगणना कितने वर्षों में होती है? 10 साल, 11 साल, 7 साल या फिर 5 साल? तो हमने पढ़ा हुआ है पशु संगणना कितने वर्षों में होती है, हर 5 साल में कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं संगणना 2019 के अनुसार राज्य में किस पशुधन की संख्या न्यूनतम है? सूकर, बकरी, भेड़ या फिर भैंस? तो सबसे कम संख्या में कौन है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में? तो भेड़ की संख्या, पशुधन संख्या सबसे न्यूनतम है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 20वीं पशु संगणना 2019 के अनुसार राज्य में पशुधन संख्या का अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम दैट मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब हमें घटते क्रम में चलना है। तो सबसे ज़्यादा संख्या में कौन सा है? अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को आप पकड़े होंगे तो आप इसके आंसर में पहुंच गए होंगे। जैसे हमने अभी जस्ट क्या देखा कि कौन सा पशुधन की संख्या सबसे कम है? भेड़। तो देखिए सबसे
लास्ट में क्या होगा, अवरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या होगी। तो भेड़ की संख्या क्या है, सबसे कम है, दैट मीन्स भेड़। तो सबसे ज़्यादा संख्या में कौन सा है, गौवंश है, फिर बकरी है, फिर भैंस है, फिर सूकर है, फिर भेड़ है। तो ऐसा कुछ अगर ऑप्शन फ्रेम किया रहे तो आप इजीली आंसर तक पहुंच जाएंगे। मैं जानबूझ के आपके लिए बनाया हूं ताकि पूरा पढ़ने के बजाय आप सिर्फ ऐसे कीवर्ड को ढूंढने की कोशिश कीजिए जो हमारा आंसर तुरंत जिससे हमें मिल जाए। तो जैसे ही आपने भेड़ को देखा, लास्ट में कौन सा आएगा, भेड़ ही आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भेड़। लेकिन पहले में गौ भी होना चाहिए ना, क्योंकि गौ वंश की संख्या सर्वाधिक है ना। चलिए, डेयरी पशु आहार रफेज के बारे में क्या सही है। इनमें मुख्यतः रेसे होते हैं। इसमें मुख्यतः घास, हरा चारा और धान के पुआल आते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2। रफेज क्या होते हैं दोस्तों, एक प्रकार के फाइबर वाले आहार होते हैं, मतलब इनमें मुख्यतः फाइबर होते हैं। हमने पढ़ा था ना, आहार 2 प्रकार के होते हैं, एक कॉन्सनट्रेटेड वाला था और एक क्या था, रफेज था। रफेज में हमने क्या पढ़ा, रेसेदार होता है ये, है ना, और उसमें क्या होते हैं, रेसे कम होते हैं। तो रेसा जो होगा, तो घास क्या है, ये सब फाइबर ही है। घास में रेसे होंगे, हरे चारे में होंगे, धान के पुआल में तो रेसे ही रेसे हैं। तो इस प्रकार क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन सी, 1 और 2। साइलेज क्या है, पशुओं के लिए आश्रय है, मवेशी में होने वाला गंभीर रोग है, पशुधन हेतु दवा है, या वायु रहित अवस्था में संरक्षित हरा चारा है। तो हम देखिए, साइलेज क्या होता है, एक प्रकार का चारा होता है जिसे एक विशेष प्रोसेस के द्वारा इसे बनाया जाता है। तो इसमें वायु की अनुपस्थिति में यह इसका निर्माण किया जाता है। तो यह आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, वायु रहित अवस्था में संरक्षित हरा चारा। या सीधे सीधे आपसे पूछ लिया जाएगा कि चारे में कौन कौन सा शामिल है, तो साइलेज भी क्या है, एक प्रकार का पशु आहार है। ये आपको ध्यान रखना है, ये वर्ड हमेशा चर्चा में रहता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। कुछ सालों पहले आपने देखा होगा, एक प्रकार का रोग जो था, एक डिसीज़ थी, वे मवेशियों में बहुत ज़्यादा फैला हुआ था हमारे भारत में। तो मैंने इसे भी ऐड कर दिया है, हो सकता है कभी पूछ ले तो। मवेशियों में होने वाला लंपी कौन सा रोग है, आपने सुना होगा, लंपी डिसीज़ बहुत ज़्यादा फैल रहे थे। मुश्किल से मेरे ख्याल से 2022 की बात है, 22-23 की बात है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, रोग है। कुछ बच्चों ने मैसेज किया था कि सर मवेशियों में होने वाले रोगों के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस आप कवर कर दीजिए। तो मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस इसमें डाले हुए हैं। तो मवेशियों में होने वाला लंपी रोग क्या है, आंत में होने वाला रोग है, नेत्र रोग है, त्वचा रोग है, या गुर्दा रोग है। तो ध्यान से देखिए, लंपी स्किन डिसीज करके बहुत ज़्यादा चल रहा था, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, त्वचा रोग, है ना। बाय द वे पूछ भी लिया कि लंपी क्या है, तो ये क्या है, एक प्रकार का रोग है जो कि त्वचा रोग है। इसमें क्या होता है, शरीर में गांठें बन जाती है त्वचा में, है ना। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, कुछ अब बीमारियों से भी संबंधित कुछ क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। ध्यान से पढ़ते जाइएगा। इससे क्या होगा, आपको उस रोग की विशेषता के बारे में पता चलेगा और उस रोग के नाम के भी बारे में थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे। तो ये याद रखने में आपको आसानी होगी, है ना। देखिए, इस बीमारी से मवेशियों के शरीर का तापमान बढ़ जाता है, गला सूज जाता है, जिससे खाना निगलने में कठिनाई होती है। उपरोक्त परिच्छेद में किस रोग का उल्लेख है। काउपॉक्स, ये पक्सी हो गया है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये काउपॉक्स है ना, काउपॉक्स पढ़ना है इसको। पशु प्लेग, गला घोटू, या फिर एंथ्रेक्स। तो मान लीजिए कि हमें इसका आंसर नहीं पता है, तो इसमें गले की बात की जा रही है, तो आपको कहाँ पहुँच जाना है, सीधे गला घोटू रोग में, है ना। या तो हो सकता है ऐसा विशेषता वाला कुछ क्वेश्चन बना के दे दें, उससे नाम पूछ लिया जाए। तो ये आपको याद रखना है कि इससे गला सूजता है और खाना निगलने में पशुओं को क्या होती है, कठिनाइयाँ होती है। तो ये हो गया गला घोटू रोग।
ये कुछ फेमस जो रोग है ना, उन्हीं को मैंने कवर किया है। वैसे ही बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछेगा, नॉर्मली जो रोग है उनके बारे में ही पूछेंगे, क्योंकि ये हमेशा जितने भी आप स्टडीज़ देखेंगे पशुओं के बारे में, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, तो सबसे ज़्यादा इन रोगों की चर्चा होती है। नेक्स्ट है, इस बीमारी से मवेशी को तेज बुखार होता है, शरीर में सूजन होती है, खूनी स्राव होता है। यह एक जानलेवा बीमारी है। उपरोक्त परिच्छेद में किस जीवाणु जनित रोग की चर्चा की गई है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेरा क्लास कवर किया होगा, पशुधन वाला जब हमने देखा था तो रोगों के बारे में भी चर्चा हुई थी, है ना, पशुपालन में भी चर्चा हुई थी। तो आपको इसके बारे में पता होगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, एंथ्रेक्स, प्लीहा, पिलबढ़वा या तिल्ली। तो देखिए इसमें क्या है, एक्चुअल में इसका नाम जो है एंथ्रेक्स है, लेकिन वो इंग्लिश वर्ड है। इसमें क्या हो सकता है ना, पिलबढ़वा के नाम से दे देगा आपको, या तिल्ली के नाम से दे देगा, या प्लीहा के नाम से देगा। तो ये चारों नाम को कम से कम आपको याद रखना है। और इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं गिल्टी रोग। गिल्टी रोग भी लिखा होगा तो वो क्या होगा? एंथ्रेक्स ही होगा, है ना। इसमें क्या होता है, शरीर में सूजन होती है, उनके मलाशय द्वार से क्या होता है, खून निकलता है ना, और तेज बुखार हो जाता है मवेशी के शरीर में। एक प्रकार से यह सबसे गंभीर जानलेवा बीमारी है, जिसमें नॉर्मली उनकी जान चली जाती है ना। बाकी जो रोग होते हैं वह बहुत ज़्यादा ऐसा एकदम डेंजरस नहीं है एज़ कम्पेयर टू एंथ्रेक्स। तो एंथ्रेक्स को आपको याद रखना है कि यह एक जानलेवा बीमारी है। चलिए, इस रोग से पशु का जो पिछला पुट्ठा होता है वो सूज जाता है, अगला पैर भी सूज जाता है। सूजन को दबाने पर कुड़कुड़ की आवाज़ आती है, कुड़कुड़ाहट की आवाज़ आती है जब हम सूजन वाले जगह को दबाते हैं। तो उपरोक्त परिच्छेद में किस जीवाणु जनित रोग की चर्चा की गई है? देखिए, अब इससे आपके 3 पर्पस कंप्लीट हो रहे हैं। पहले तो हमें इसके बारे में पता भी चल रहा है, दूसरा यह कौन सा रोग है इसके बारे में भी जानकारी हो रही है ना, कि यह इसमें मैं इसीलिए जानबूझ के लिखा हूँ ताकि आप पढ़े तो इसके बारे में भी आपको जानकारी हो कि यह एक्चुअल में संक्रामक रोग है, जीवाणु जनित रोग है कि फंगस रोग है। तो मैंने इसमें लिखा हुआ है जीवाणु जनित रोग की चर्चा की गई है, तो ये जो भी आंसर होगा वो जीवाणु जनित रोग होगा। तो पहला है लंगड़ी, जिसे जहरवाद भी बोलते हैं, जिसे ब्लैक क्वार्टर भी बोलते हैं। फिर बी है क्षय रोग, फिर सी है रिंडरपेस्ट, और डी है एंथ्रेक्स यानी गिल्टी रोग। तो एंथ्रेक्स के बारे में तो हमने जस्ट इसके पहले ही देखा, तो वो विशेषताएं तो इसमें आती नहीं है ना। तो इसका क्या होगा आंसर, जिसे हम ब्लैक क्वार्टर बोलते हैं। देखिए, ब्लैक क्वार्टर, एंथ्रेक्स, खुरपका, मुंहपका, ये कुछ ऐसे रोग हैं जो हमें हर किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, है ना। या तो इनकी विशेषताएं पूछ ली जाएंगी, या फिर इनका जो किस टाइप के रोग है वो पूछ लिए जाएंगे। तो अभी हमने देखा एंथ्रेक्स क्या था, जीवाणु जनित रोग था। ब्लैक क्वार्टर भी क्या है, जिसे लंगड़ी बोलते हैं, जहरवाद भी बोलते हैं, ये क्या है, ये भी जीवाणु जनित रोग है। चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे मवेशियों में होने वाला जीवाणु जनित रोग है? क्षय रोग, दूसरा है एंथ्रेक्स यानी जिसे हम गिल्टी रोग भी बोलते हैं, ब्लैक क्वार्टर और काउ पॉक्स। तो जैसे आपने देखा होगा हमारे मनुष्यों में भी क्या होता है, स्मॉल पॉक्स होते हैं, है ना। तो ये क्या है, अब इसके आधार पर आप सीधे आंसर में पहुंच जाएंगे। जो पॉक्स है या चेचक जिसे हम बोलते हैं, ये क्या है, एक प्रकार का वायरल रोग है ना, संक्रामक रोग है। और इसमें पूछा क्या गया है, जीवाणु जनित रोग के बारे में पूछा गया है ना। तो जैसे ही आपने इसको एलिमिनेट किया तो देखिए ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, दूसरा भी एलिमिनेट हो गया, फिर हम पहुंचते हैं तो डी भी एलिमिनेट हो गया। तो सही आंसर में पहुंच जाते हैं 1, 2 और 3। भगवान करे ऐसा क्वेश्चन दे दे एलिमिनेशन वाला, तो फिर तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो क्षय रोग जीवाणु जनित रोग है, एंथ्रेक्स है और ब्लैक क्वार्टर है, ये दोनों को कम से कम याद रखना है। क्षय, जैसे देखिए हमारे मनुष्यों में भी जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, जिसे हम क्षय रोग बोलते हैं, जिसे हम टीबी बोलते हैं,
तो ट्यूबरक्लोसिस क्या है, एक प्रकार के बैक्टीरिया से होने वाला रोग है ना। तो इस आधार पे इसमें भी देखिए क्षय रोग भी क्या हो गया, बैक्टीरिया आधारित रोग हो गए। तो ये तो नॉर्मली आपको याद हो गया। दो याद रखना है, एंथ्रेक्स को और ब्लैक क्वार्टर को, जो सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मवेशियों में दूषित आहार खाने के कारण होता है। दूषित आहार से ए थनैला, बी अफरा रोग, जिसे अफारा रोग भी बोलते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन या लिखने का होता है लेकिन थीम एक ही है ना, अफरा या अफारा, मिल्क फीचर और गिल्टी रोग। तो मवेशियों को जो दूषित खाना खाते हैं उसके द्वारा होता है उनको जो रोग है वो क्या है, अफरा रोग, दैट मीन्स ऑप्शन बी। ये आपको याद रखना है। अब देखिए इससे अच्छा एक क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है, ये हमारे ना कॉमन सेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अक्सर हमारे आसपास तो गाय मवेशी होते ही हैं, मान लीजिए इससे हमारा एक कॉन्सेप्ट भी आज अच्छे से क्लियर होगा। देखिए यह रोग पशुओं में अधिक गीला हरा चारा खाने से पेट में दूषित कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा अमोनिया आदि एकत्रित होकर उनका पेट फुला देती है। उपरोक्त परिच्छेद में किस रोग का वर्णन है। अक्सर आपने देखा होगा कि गायों के पेट कई बार बहुत एक्सट्रीम लेवल तक फूल चुके होते हैं, है ना। तो हम आसपास में सभी देखते हैं लेकिन हम ऑब्जर्व नहीं करते, पढ़े भी नहीं होते क्योंकि हमारे से रिलेटेड वो होता नहीं है। आज हम पढ़ रहे हैं तो एक हमें कॉमन सेंस वाली चीज़ भी हमें मिल गई है। तो अफरा रोग, जॉन रोग, गला घोटू रोग या चेचक रोग। तो जस्ट इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि दूषित खाना खाने से कौन सा रोग होता है, अफरा रोग होता है। तो एक प्रकार का क्या होता है, जब कुछ अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं, गाय क्या करते हैं उनको एक लिमिट को क्रॉस करके खा जाते हैं। जैसे अब हरा चारा है तो गीला हरा चारा को वो क्या करते हैं, लिमिट से ज़्यादा खा लेते हैं, उसके कारण उनके पेट में क्या होता है, ये सभी चीज़ें गैस बनती हैं और उनका पेट फुला देती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अफरा रोग होगा। इसे आपको याद रखना है और ये मैं तो कहता हूँ अब हमें ज़िंदगी भर याद रहेगा क्योंकि ये हम आसपास अपने डेली लाइफ में इन चीज़ों को देखते ही हैं, है ना। तो ये कुछ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन हैं जो इजीली आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों इस सेशन के माध्यम से हमने क्या किया, जो मवेशियों में होने वाले एक तो प्रमुख रोगों को कवर कर लिया। कुछ रोगों की चर्चा मैंने पशुपालन वाले में की थी, यानी कि आजीविका का जो वीडियो बनाया था उसको भी एक बार देख लीजिएगा, वो भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। इसमें भी कंप्लीट हमारा कवर हो गया रोग। दूसरा हमने इसमें क्या किया था, आहारों के बारे में चर्चा कर ली, है ना। और तीसरा जो इसका मेन थीम है पशुधन उत्पाद के बारे में बहुत अच्छे से हमने लगभग 22-25 क्वेश्चन इसमें कवर कर लिए हैं। जैसे पूछे जाते थे मैंने कोशिश की है कि वैसे टाइप के ही क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश की है, ताकि ना केवल आपका रिवीजन हो बल्कि मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन आए ना तो मेरी कोशिश है कि इनसे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो इस उद्देश्य से मैंने इस क्वेश्चन को फ्रेम करने की कोशिश की है। तो चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों। नेक्स्ट सेशन में हम आजीविका के ही कुछ क्वेश्चन या टॉपिक को कवर करेंगे। जय